तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी कलम कावल द वेनम बीनीथ को। मूवी का एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियोस को हाइप कर दिया करिए। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि हाइप का ऑप्शन आता कैसे है, तो मैं बता देता हूं। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो कमेंट में हाइप लिख के आएगा। जब आप हाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन खुल के आएगा जहां पे लिखा होगा हाइप 90 पॉइंट्स। आपको उसी पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आप वीडियो को हाइप कर देंगे। वीडियो को हाइप करने से फायदा ये होता है कि वीडियो और भी लोगों तक पहुंचती है। यूट्यूब सोचता है कि ये थोड़ा अच्छा वीडियो है तो लोगों को और दिखाते हैं। तो बस इतना ही फायदा होता है मेरा आपकी ये छोटी सी चीज करने से। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हाइप करके वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अब चलिए आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 2005 से, जहां हम देखते हैं स्टैनली नाम के आदमी को। उसकी फैमिली में है एक बीवी और 2 बच्चे। उसे उसके बॉस का फोन आता है तो वो निकल जाता है उनके पास जाने के लिए। हमें देखने मिलता है कि स्टैनली एक औरत से मिलने आया है, यानी उसके बॉस का नहीं, उस औरत का कॉल था। उसका इस औरत के साथ चक्कर चल रहा है। स्टैनली जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है और फिर वो इसी औरत के साथ शादी करेगा। औरत घर से भाग कर आ गई है उसके पास। घर पे एक चिट्ठी लिख के छोड़ आई थी। अब दोनों जाते हैं एक होटल और गुलू गुलू करके लेटे होते हैं। स्टैनली को पुराने गाने सुनने का बड़ा शौक है। वो अपने साथ छोटा सा टेप रिकॉर्डर लेके चलता है। औरत कहती, मेरे पति के जाने के बाद मैंने दोबारा शादी करने का कभी नहीं सोचा, पर तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई। तभी टीवी में न्यूज आ रही होती है कि किसी ने अपने ही भाई का खून कर डाला। औरत कहती, पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। स्टैनली कहता, कुछ लोग अगर किसी समय ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं कि उन्हें मारना ही पड़ेगा तो वो मार डालते हैं। औरत कहती, तुमने किया है क्या ऐसा? स्टैनली कहता, हाँ, 1-2 का काम तमाम किया है मैंने। औरत कहती, हाँ, किसी चूहे या सांप को मारा होगा। स्टैनली कहता, अब देखो, मेरी अपनी पत्नी बच्चों के साथ सही चल रही है, अब उसे छोड़कर तुमसे शादी करूंगा तो ये तो गलत होगा ना। औरत कहती, अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ फिर। स्टैनली कहता, तुम अगर चली जाओगी तो तुम्हें मारने में जो मजा है वो नहीं आएगा। अगर कोई मच्छर तुम्हारे हाथ में बैठा हो तो उसे मारने में मजा आता है ना। अगर कोई सांप काटने आ रहा हो तो उसे भी मारने में मजा आता है। पता है क्यों? रिस्क। जितना रिस्क उतना मजा। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा मजा इंसान को मारने में आता है। औरत कहती, तो क्या तुम मुझे मारने वाले हो? स्टैनली कहता, हाँ बिल्कुल, तुम्हें मारना तो बहुत आसान है। औरत कहती, बताओ कैसे मारोगे? स्टैनली उसका दुपट्टा लेके उसके गले में लपेटता है और कहता, बस इसको कसते रहना है। औरत को अब तक मस्ती मजाक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसको सांस नहीं आ रही है। स्टैनली सच में उसका गला घोंट उसे बड़ी आसानी से मार डालता है। फिर उसकी लाश को बैग में भर कर उसे कार की डिग्गी में डालता है और फिर वहां से निकल जाता है। होटल में सब सो रहे थे तो किसी को कुछ नहीं पता चला। अब कहानी 2012 में शिफ्ट होती है। एक जगह पर हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा हो गया था, तो वहाँ की सिचुएशन हैंडल करने के लिए एसआई नाथ को अपॉइंट किया जाता है। उसे लोग बास के नाम से भी पुकारते हैं। दंगा इसलिए हुआ था क्योंकि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को भगा ले गया है। जहाँ दंगा हुआ वहाँ का लोकल पुलिस ऑफिसर बताता है कि विमल नाम का लड़का है जो कि मिलिट्री में है। 6 महीने पहले उसकी बहन यूसुफ नाम के आदमी के साथ भाग गई। लोगों का कहना है कि यूसुफ औरतों को लेकर काफी बदनाम है। ये बात सच है कि लड़की गायब है, पर मेरे सोर्सेस का कहना है कि यूसुफ के साथ नहीं भागी है वो। विमल अभी अभी गांव आया है। 2-3 लड़कों को साथ ले जाकर यूसुफ के घर पर हमला कर दिया उसने। उस समय यूसुफ घर पर नहीं था। जब उसे पता चला तो उसने विमल के घर पे हमला कर दिया। इस वजह से ये केस दंगे में बदल गया। विमल से पूछताछ करने पे वो बताता है कि मंदिर के पुजारी का कहना है कि उसने मेरी बहन को यूसुफ के साथ देखा है और जो चिट्ठी उसने छोड़ी है उसमें किसी मुस्लिम लड़के के साथ जाने का जिक्र भी है। पुजारी को कंफर्म नहीं था कि वो यूसुफ ही था, बस उनको लगा कि वही है। नाथ सारी जांच पड़ताल करके विमल को बताता है कि जिस दिन तुम्हारी बहन विमला गायब हुई उसी दिन उसका फोन बंद हुआ। कुछ दिनों बाद फिर से शुरू हो गया और विमला के गायब होने के कुछ दिनों पहले तक एक इंसान उसके साथ फोन पर बात करता था। तमिलनाडु में रहता था वो। जो टाइम पुजारी बता रहा है कि उसने यूसुफ को देखा था, यूसुफ उस टाइम गांव में ही था, तो उसने किसी और को देखा था। इस केस में यूसुफ दोषी नहीं है, तो अब कोई झगड़ा मत करना। थोड़े टाइम बाद एक पुलिस वाला विमल को फोन करता है कि उस लड़के का पता चल गया है। विमल अपने साथ लोगों को ले जाके उस लड़के को पकड़ लेता है, फिर उसे सन्नाटे में ले जाके पीटने लगता है। वो उससे पूछ रहा होता है कि मेरी बहन कहाँ है, पर लड़का बार बार यही कहे जा रहा था कि उसे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। नाथ भी उस लड़के की तलाश में था। तभी उसे खबर मिलती है कि कुछ लोग लड़के को मार रहे हैं। लड़के का नाम स्टीफन है। नाथ तुरंत पहुंच जाता है वहाँ पर, तो विमल और उसके साथी भाग जाते हैं। नाथ को वहाँ विमला की फोटो पड़ी मिलती है। स्टीफन को इतना मारा कि उसे अस्पताल में
भर्ती करना पड़ा। नाथ के पूछने पर वो कहता वो सच में नहीं जानता फोटो वाली लड़की को। विमला जिस लड़के से बात करती थी, नाथ ने उसके नंबर की जानकारी निकाली तो वो नंबर स्टीफन के नाम निकला। स्टीफन कहता ये मेरा नंबर नहीं है, मेरी मासी की बेटी का है, उसने मेरी आईडी से सिम कार्ड लिया था। वो 8-10 महीने पहले किसी के साथ भाग गई थी, फिर उसके बाद उसका कुछ नहीं पता चला। उसका नाम सल्वी है। वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि सल्वी भाग गई थी, ये सच है। उसकी हमें चिट्ठी मिली थी तो हमने आगे तहकीकात नहीं की। उसके बाद लड़की का फोन और जिस लड़के के साथ भागी थी उन दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लड़के का नंबर जिसके नाम से है वो नाम है सिंधु। नाथ ने फोन नंबर से एड्रेस निकाल लिया। सिंधु के घर जाके पता चला कि वो एक लड़की है जो कि 1 साल पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी। नाथ अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि जो सिंधु को लेकर गया था उसका नंबर शाफरा नाम की लड़की के नंबर से मैच हो रहा है और ये शाफरा भी गायब है। शाफरा को किसी बबीता नाम की लड़की के नंबर से कॉल किया गया था और बबीता को किसी रागी नाम से। ऐसे ही पैटर्न चलते आ रहा है सर, शायद वो भी गायब हो सकती है। किसी लड़के के साथ भाग जाने के केसेस हैं सारे, तो घर वालों ने ज्यादा प्रेशर नहीं डाला छानबीन के लिए और गायब हो जाने के बाद चिट्ठी भी मिल जाती थी तो परिवार वाले उम्मीद भी लगा लेते थे कि शायद वो वापस आ जाएं। जो भी लड़कियां लापता हुई हैं या तो उनकी शादी की उम्र हो गई है या तो तलाक हो चुका है या तो विधवा है। ये भी एक वजह है कि परिवार वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि पहला केस तमिलनाडु में आया और फिर केरला में आया। सारी जगह एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ये एक सोची समझी साजिश है क्योंकि जो गायब हुआ वो कभी वापस नहीं आया और उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। ये किसी एक लड़के का ही काम है क्योंकि सारे घर पर जो कॉल्स आते थे उसके कैरेक्टर मैप अगर चेक करें तो किसी एक का काम लगता है। औरतों की तस्करी करने का मामला भी हो सकता है। अब हम देखते हैं स्टैनली से मिलने उसके घर उसका भाई बॉबी आता है। वो बताता है कि ज्वेलरी के काम के लिए मैंने कुछ साइनाइड मंगवाया था। पड़ोसी के कुत्ते ने उसे गलती से सूंघ लिया और सूंघते ही मर गया। अब पड़ोसी मुझे मारने की धमकी दे रहा है। स्टैनली कहता ठीक है मैं कॉल करता हूँ उसे। वैसे ये साइनाइड मिलता कहाँ से है? बॉबी कहता सोने के काम के लिए तो जरूरी होता है वो, मेरे पास लाइसेंस है तो मैं खरीद सकता हूँ। काफी जहरीला होता है वो, थोड़ा भी अंदर गया तो सब खत्म। स्टैनली उसका लाइसेंस लेकर साइनाइड खरीद लेता है। फिर वो उसे एक भिखारी पर टेस्ट करता है। उसे साइनाइड मिला खाना देकर। भिखारी ने पूरा खाना खाया भी नहीं था कि वो मर गया। अगले दिन स्टैनली एक आदमी के पास जाता है जो कि शादियां करवाता है। अपने बड़े भाई का रिश्ता कराना है ऐसा बोला उसने ताकि बड़ी उम्र की लड़कियों के बारे में जानकारी दे दे वो। स्टैनली विद्या नाम की एक औरत के पीछे लगा हुआ था पर वो उसके मुंह पर ही मना कर देती है कि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टैनली जंगल के बीच बने एक घर में जाता है। वो उसका अड्डा है जहां वो बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। वो एक डायरी में औरत का स्केच बनाता है। उसके पास कई सारी औरतों की फोटोज थीं जिसमें से वो एक औरत को अपना अगला शिकार चूज कर लेता है। स्टैनली एक टाइम पर सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि 2-3 औरतों को अपने जाल में फंसाने में लगा रहता है। सबको वो अपनी अलग पहचान बताता, अलग नाम बताता, अलग अतीत बताता अपना। वो एक औरत को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है। वो उससे शादी भी कर डालता है। वो एक दूसरी औरत को होटल ले जाता है, उसके साथ संभोग करता है। फिर दोनों जाते हैं बाहर खाना खाने। स्टैनली उसे गर्भवती होने से रोकने वाली दवा देता है। कहता अभी बच्चा नहीं चाहिए, शादी के बाद करेंगे, तो अभी जाओ तुम इसे खा लो। औरत चली जाती है वॉशरूम दवा खाने। स्टैनली तुरंत वहां से निकल लेता है। हमें एक दूसरी औरत पब्लिक वॉशरूम के अंदर मरी पड़ी दिखती है। उसे भी वही दवा दी थी स्टैनली ने। दवा में साइनाइड मिलाया हुआ था जिसके कारण उसकी तुरंत मौत हो गई। सेम ऐसा ही उसने पहली वाली औरत के साथ भी किया। जिन औरतों को वो मारता था वो उनका स्केच बनाता था अपनी डायरी में। स्टैनली सिगरेट के धुएं से छल्ले बनाने में एक्सपर्ट है। नाथ एक घर जा पहुंचता है एक नंबर को ट्रेस करते करते जो कि सरोजा के नाम से है। सरोजा का बेटा बिरजू बताता है कि मेरी माँ का फोन खो गया था, बहुत साल हो गए उसको गुम हुए। नाथ पूछता है तुम्हारी फैमिली में कोई लड़की गायब हुई है क्या? बिरजू कहता नहीं तो। विमला के गायब होने के थोड़े दिन बाद उसका फोन ऑन हुआ था। उस फोन से किसी से कांटेक्ट किया गया था तो अब नाथ उसकी जानकारी निकालने का सोचता है। हम देखते हैं स्टैनली एक नई औरत अभिजा के साथ है। मीठी मीठी बातें करके उसको लुभाने में लगा हुआ है। स्टैनली पिछली औरत का फोन यूज कर रहा था। उसने अभिजा का नंबर डायल किया। नाथ ने नंबर पे नजर रख रखी थी तो उसे अभिजा का कांटेक्ट मिला। नाथ अभिजा के घर गया तो यही पता चला कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है 2 हफ्ते पहले। स्टैनली ने अभिजा का भी काम तमाम कर दिया था। उसके साथ संभोग क्रिया करने के बाद उसे भी साइनाइड देकर मार डाला। नाथ को ये पैटर्न तो समझ आ गया था कि अगर अभिजा का फोन अभी ऑफ हुआ है तो अपहरणकर्ता थोड़े दिन बाद उसे ऑन जरूर करेगा, किसी और लड़की
को कॉल करने के लिए, तो तब उस कॉल के जरिए हम उसे पकड़ सकते हैं। स्टैनली अब एक नई औरत के साथ होता है। वो उससे नंबर मांगता है, पर औरत बाद में देने का बोल के टाल देती है। जहाँ से अभिजा गायब हुई थी, नाथ वहाँ के पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ के सीनियर ऑफिसर से कहता है कि एक और ऑफिसर अगर हमें मिल जाता तो तहकीकात में थोड़ी मदद मिल जाती। ऑफिसर कहता है मैं स्पेशल ब्रांच के एसआई को असाइन कर देता हूँ, वो आपकी मदद करेंगे। नाथ उस एसआई से मिलने जाता है तो हमें दिखता है सिगरेट का छल्ला उड़ता हुआ। स्पेशल ब्रांच का एसआई कोई और नहीं, स्टैनली ही है। खुद ही सब करता आ रहा है और अब खुद को ही ढूंढने की एक्टिंग भी करेगा वो। स्टैनली अब एक और नई औरत के साथ होता है, जिसे यकीन हो चुका है कि स्टैनली तो उससे बहुत प्यार करता है। वो उसे भी साइनाइड में लिपटी हुई गर्भवती होने से रोकने वाली दवा देता है खाने को। औरत मुस्कुराते हुए वॉशरूम चली जाती है दवा खाने। स्टैनली ने खुद ही सिफारिश की थी अपने सीनियर से कि उसे इस केस में शामिल किया जाए, ताकि वो पुलिस के बीच रहकर हर पैंतरे पर नजर रखते हुए खुद को बचा सके। नाथ कहता है तमिलनाडु की जितनी लड़कियां गायब हुई हैं उनके फोन की लास्ट लोकेशन केरला मिला, और जो केरला से गायब हुई हैं उनका तमिलनाडु में। स्टैनली सर आप तमिलनाडु देखिए, मैं केरला जाता हूँ। वो आजकल में फोन ऑन करने वाला होगा, तब हम उसे पकड़ सकते हैं। स्टैनली सबसे पहले जाके फोन तोड़ता है। पुलिस रिकॉर्ड्स में जूनियर ऑफिसर को एक लड़की की फाइल मिलती है। वो नाथ को बताता है कि तिरुवनंतपुरम में सहाना का फोन स्विच ऑफ हुआ है। उसके दूसरे दिन ही एक लड़की ने बस स्टैंड के वॉशरूम में खुद की जान ली थी, वो सहाना ही है। रिपोर्ट में निकला है कि जहर खा के मरी थी वो। फॉरेंसिक डॉक्टर बताता है कि बॉडी के पास एक पैकेट मिला था। जब उसकी जांच की तो पता चला साइनाइड खाया था दोनों ने, और मरने से पहले संभोग किया था दोनों ने। जबरदस्ती नहीं की गई है, आपसी सहमति से हुआ है। जरूर ये कोई सन की खूनी है। पुलिस को अब तक 11 लाशें मिल चुकी हैं और सबको लगभग सेम ही तरह से मारा गया है। फॉरेंसिक डॉक्टर बताते हैं कि औरत की बॉडी के पास जो सामान मिला है उसमें एक सेफ्टी पिन मिला। ये वैसी पिन है जो यूनिफॉर्म में नेम प्लेट लगाने के लिए यूज होती है। उसमें खाकी वर्दी का धागा भी अटका हुआ है। जिस लिफाफे में दवाइयां दी गई उसमें फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले हैं। ये एक कागज भी मिला है। शायद एक बार ऐसा हुआ होगा कि दवाई रखने के लिए लिफाफा नहीं मिला होगा, तो इसमें ही लपेट के दे दी होगी। जूनियर कहता ये कागज तो हमारी नोटबुक के कागज के जैसा लग रहा है। इससे उन्हें ये समझ आता है कि जो खूनी है वो पुलिस डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता है। नाथ एक मोबाइल रिचार्ज की दुकान के ओनर के पास जाता है। वो बताता है कि हम लोग पहले बिना आईडी के सिम बेचा करते थे, फिर पुलिस का छापा पड़ा तो फोन्स उठा ले गई। केस खत्म होने पे कुछ फोन्स वापस दे दिए, लेकिन कुछ फोन्स नहीं दिए। पर हमने ज्यादा कुछ बोला नहीं। जिस चौकी से पुलिस वाले आए थे वो तमिलनाडु में है। नाथ उन सभी ऑफिसर्स की जानकारी निकलवाता है जिन्होंने छापा मारा था। नाथ को पता चलता है कि श्रान्या नाम की लड़की का फोन ऑन हुआ है। नंबर से लोकेशन ट्रैक करके वो लोग एक घर जा पहुंचते हैं जो कि पुलिस कॉलोनी के अंदर था। वो फोन घर के अंदर ही मिलता है। जिसका घर है वो पुलिस कांस्टेबल है, जिसका नाम मणि है। जिन ऑफिसर्स ने छापा मारा था उनमें से ये भी शामिल था। तभी वहाँ स्टैनली आ जाता है। वो कहता मैं तो ऊपर वाले क्वार्टर में ही रहता हूँ। नाथ स्टैनली को सब बताता है तो वो कहता मणि ऐसा नहीं है, वो नहीं कर सकता ये सब। मणि का फोन ऑफ था तो नाथ को लगता है कि उसे पता चल गया होगा कि हम आ रहे हैं, इसलिए वो भाग गया। फोन उसकी बच्ची के बेड के बिस्तर के नीचे मिला। शायद बच्ची ने गलती से ऑन कर दिया होगा, जो कि हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। स्टैनली कहता है मणि के लोकल गुंडों से ताल्लुकात थे और वो गुंडे बहुत खतरनाक हैं। हमें देखने मिलता है कि स्टैनली ने मणि को मार कर उसको पहले ही ठिकाने लगा दिया है। तो अब नाथ को मिलेगी तो सिर्फ उसकी लाश, या फिर वो भी नहीं। और अगर मिल गई तो यही सोचा जाएगा कि उसको गुंडों ने मार डाला। स्टैनली अपने अड्डे पर जाकर मणि का भी स्केच बनाता है। काफी समय बीत जाता है पर नाथ को मणि मिलता नहीं। सीनियर कहते हैं अब जाने दो उसे, तुमने केस सॉल्व कर लिया, अब वही बहुत है। नाथ कहता है लगता है इसको लत लग गई है। देखिए मैं बताता हूँ, मेरे घर में पहले चूहों की समस्या थी, वो सब कुछ काट देते थे। हमें चूहेदानी रखनी पड़ी। शुरू में जो चूहे पकड़े जाते थे उन्हें मारने का बिल्कुल मन नहीं होता था, लेकिन चूहों ने इतना परेशान कर दिया कि मारना पड़ा मुझे। फिर धीरे धीरे चूहों को मारना मुझे अच्छा फील कराने लगा और घर में चूहों की समस्या भी खत्म हो गई। जब मुझे मारने के लिए चूहे मिलना बंद हो गए तो मुझे लगा जैसे कुछ कमी हो गई हो। कुछ अजीब सा लगने लगा मुझे। जैसे हम बात करते हैं नशे की लत की, संभोग की लत की, वैसे ही लोगों को मारने की भी लत होती है। सीनियर कहते हैं ये एक बायोलॉजिकल अर्ज है। कुत्ते बिल्ली जैसे ही इंसान भी एक जानवर ही है। कुछ इंसानों में जन्म के साथ ही इस तरह की भावनाएं पनपना शुरू हो जाती हैं, लेकिन समाज कानून के होते हुए वो इस तरह की भावनाओं को दबा देता है। अगर उसके जीवन में कोई खास अवसर आया और उसमें भावनाओं का उद्वेग हुआ जिस पर उसे असीम सुख प्राप्त हुआ हो, जिसे करते हुए समाज और कानून की आंखों में धूल झोंकी गई हो, तो आने वाले समय में ये उसे दोहराता रहेगा और लगातार इस तरह की हरकतें करता ही रहेगा। लेकिन मणि देश छोड़कर चला गया।
स्टैनली के पास जितने भी फोन्स थे वो उन्हें इकट्ठा करके गाड़ देता है। टीवी में खबर चल जाती है साइनाइड खोने के नाम से, जो कि औरतों को अपना शिकार बनाता है और फिर साइनाइड देके उन्हें मार डालता है। स्टैनली एक फॉरेंसिक सर्जन जोसेफ को फोन करता है, कहता मैं फिल्म मेकर हूँ, एक क्राइम थ्रिलर मूवी बना रहा हूँ, मुझे एकदम रियलिस्टिक रखना है कहानी, तो आपसे एक डाउट क्लियर करना था। फिर हम देखते हैं स्टैनली एक औरत के साथ होटल में है, उसके सामने एक दवाई खाता है। औरत के पूछने पे कहता शुगर की दवाई है, लाओ मैं तुम्हारा शुगर भी टेस्ट कर लेता हूँ मशीन लगा के। फिर थोड़े दिन बाद वो दिखता है एक दूसरी औरत के साथ। स्टैनली सिगरेट पीने चला जाता है, औरत को कार में एक फोन पड़ा दिखता है, वो उसको ऑन कर देती है। नाथ को पता चलता है कि एक हफ्ते पहले वंजा नाम की लड़की का फोन ऑन हुआ था, उस फोन से एक दूसरे फोन पे मिस कॉल की गई थी, बस वो किसी अंगा नाम की लड़की का नंबर है। नाथ उसके घर पहुंच जाता है तो पता चलता है कि वो अपने बेटे के पास गई है जो कि दुबई में रहता है। नाथ वहां से जा रहा होता है कि तभी एक आदमी बताता है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई है। फोरेंसिक डॉक्टर बताते हैं कि आंगा की बॉडी में डिजिटलिस का कंटेंट मिला है, ये एक ऐसा जहर है जो दिल का दौरा आने का खतरा बढ़ा देता है। शरीर में जाने वाली इसकी मात्रा से पता चलता है कि इंसान की जान तुरंत जाएगी या कुछ दिनों बाद जाएगी। इसको नॉर्मल पोस्टमार्टम में ढूंढ नहीं सकते। हमें देखने मिलता है कि जिस औरत का शुगर नापा था स्टैनली ने, वो भी मर चुकी है दिल का दौरा पड़ने की वजह से। स्टैनली ने उस फॉरेंसिक सर्जन जोसेफ से यही पूछा होगा, उसने बता भी दिया होगा कि कैसे बनेगा डिजिटलिस, ये सोचकर कि फिल्म के लिए पूछ रहा है। स्टैनली ने घर पर ही उस जहर को बनाया और शुगर नापने की मशीन के जरिए औरतों पर इंजेक्ट करने लगा, इतनी मात्रा में कि उनकी मौत तुरंत नहीं कुछ दिनों बाद हो। नाथ को लग रहा था कि मणि भाग गया, पर अब फिर से औरतों के मरने के केसेस आने लगे। प्रोसेस वही था मगर अब दूसरे तरीके से मार रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह आ गई थी कि जब कोई औरत मरती है तो खूनी तो वहाँ होता ही नहीं है, दिल का दौरा पड़ने के केसेस होते ही रहते हैं। तो अब ये पता लगाना भी मुश्किल था कि किसको जहर दे के मारा गया है और किसको ऐसे दिल का दौरा आया है। ये जो पूरी बात हो रही थी इस केस को लेकर वो सब स्टैनली को पता चलती रहती थी, तो प्लानिंग करते रहता था वो कि अब कैसे बचना है, कैसे क्या करना है। जब औरतों की मरने की न्यूज छपी देखता था वो अखबार में तो वो खुश हो जाता था। नाथ का जूनियर कहता है उसने इतनी सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाया, सोचिए उसने कितनी लड़कियों से बात करी होगी तब जाके इतनी लड़कियां शिकार बनी। जो उसका शिकार होने से बच गईं उनमें से कोई नहीं आया उसकी जानकारी देने, उनकी भी गलती नहीं है, उनका भी घर परिवार होगा। नाथ का तभी दिमाग टनकता है और वो वापस बिरजू के पास जाता है जिसकी माँ का फोन चोरी हुआ था। वो बिरजू से कहता 4 मार्च को तुम्हारी माँ का फोन चोरी हुआ था, चोरी होने के 6 महीने पहले फोन यहाँ से टक्काले जाता था और शाम को वापस आ जाता था, ये एक पैटर्न था, पर 4 मार्च को ये पैटर्न ब्रेक हो गया। इसके बाद फोन सीधा केरला जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है। हम सोच रहे थे कि फोन चोरी होने के बाद कोई लगातार उस पर कॉल कर रहा था, अब हमें समझ आया कि वो कॉल्स फोन चोरी होने से पहले ही हुए थे। वो कॉल्स किसके थे, किसको कॉल किया जा रहा था? हमें पता है कि तुम्हारी बहन दिव्या ठक्काले के मेडिकल लैब में काम करती थी, उसकी पूरी जानकारी है हमारे पास। बिरजू फिर बताता है कि दिव्या को किसी लड़के ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, ये बात फैलने से पहले हमने उसकी शादी करवा दी, अब उसका बच्चा है और अपने जीवन में खुश है वो, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया था आपको। नाथ पहुंच जाता है दिव्या के पास, पूछता है तुम उसके जाल से कैसे बच गई? दिव्या कहती उसने मुझे गर्भवती न होने के लिए दवाई दी थी, उसने कहा था कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए बच्चा नहीं कर सकते। वॉशरूम में मुझे ख्याल आया कि मेरे पास सेविंग्स तो है ही, तो दवा नहीं खाती हूँ, बच्चा हो जाने दो, तो मैंने दवा नहीं खाई। जब बाहर आई तो देखा कि वो तो मेरा बैग और फोन लेके गायब हो चुका है, दोनों फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। मैं समझ गई कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया। नाथ उसे मणि का फोटो दिखाता है तो वो कहती ये नहीं है सर। हल्का सा झटका लगा नाथ को, जिसे इतने टाइम से खूनी समझा, जिसको पकड़ने के लिए जद्दोजहद की, वो ये है ही नहीं, कोई और है खूनी। नाथ कहता क्या तुम उसका स्केच बनाने में मदद कर सकती हो? दिव्या कहती मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है, मेरे पति को ये सब पता चला तो सब खराब हो जाएगा, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। नाथ कहता है उस दिन तुमने वो दवा नहीं खाई इसलिए आज तुम जिंदा हो, उसमें साइनाइड मिला हुआ था। उसकी बात मानकर दवा खाने वाली 20 से ज्यादा लड़कियां मर चुकी हैं और वो आज भी लोगों को मारने में लगा हुआ है। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो दिव्या। जूनियर नाथ से कहता है जितना हम चालाक समझ रहे थे वो उतना है नहीं, उसे पता ही नहीं है कि एक लड़की बच निकली है। हमें देखने मिलता है कि स्टैनली दिव्या के घर आ गया है और उसका बच्चा उसकी गोद में है। दिव्या नाथ को फोन करके कहती कि मेरे पति को किसी ने बता दिया है कि आप यहाँ आए थे, अब आप यहाँ मत आइएगा। ये सब उससे कहलवाया स्टैनली ने। दिव्या जिस बस से ट्रैवल करती थी उसी में मिला था उसे स्टैनली। नाथ उस बस के कंडक्टर से मिलता है। दिव्या की फोटो दिखाने पे वो बताता है कि वो एक आदमी के साथ आती थी, पर मुझे उसका चेहरा ज्यादा अच्छे से याद नहीं है। स्टैनली नाथ को फोन करता है तो नाथ उसे ये जानकारी दे देता है कि हमें बस कंडक्टर
मिल गया है जिसने उस आदमी को देखा हुआ है। तो अब मैं उसके पास ले जा रहा हूँ स्केच आर्टिस्ट को। स्टैनली की हल्की हल्की हवा लीक होने लगती है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। अब वो कहता मैं भी पहुंच रहा हूँ सर आपके पास। वो पहले अपने अड्डे पर जाता है और बंदूक लेता है, ये सोचकर कि अगर उसका स्केच बन गया तो सबको ठिकाने लगाना पड़ेगा। स्केच बन जाता है। थोड़ी देर बाद स्टैनली भी आ जाता है। नाथ स्टैनली को स्केच दिखाता है। उसका स्केच नहीं था, किसी और लड़के का स्केच था। तो स्टैनली अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। स्टैनली अब एक नई औरत को ले जा रहा होता है होटल। ऐसे तो वो बिना आईडी वाले होटल जाता था, पर इस होटल का मालिक उससे आईडी मांग लेता है। पहले तो थोड़ा बहस करता है स्टैनली, लेकिन फिर दे देता है अपनी आईडी। नाथ विद्या के पास पहुंच जाता है। कहता मुझे बस एक चीज जाननी है। दिव्या का पति था घर पर, तो नाथ चला जाता है। होटल का ओनर स्टैनली के पास आता है। कहता आप तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट में है ना? मैंने आपके पर्स में आपका पुलिस वाला फोटो देखा था। मेरी इकलौती बेटी थी, कुछ साल पहले वो लापता हो गई और आज तक नहीं मिली। इस फाइल में मेरी बेटी की सारी डिटेल्स हैं, कुछ हो पाए तो मदद कर दीजिए सर। स्टैनली रूम जाके लड़की की फोटो देखता है तो पाता है कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने शिकार बनाया था अपना। घबराहट के मारे वो बाहर निकल जाता है धूम्रपान करने। नाथ उस आदमी की तलाश में लगा हुआ था जिसका स्केच बनवाया था। रात बहुत हो गई थी तो वो सोचता है आज घर नहीं जाएगा, होटल में ही रुक जाएगा। वो एक होटल जाता है तो उसे वहां मिल जाता है स्टैनली। वो उसी होटल पहुंच गया जहां वो था। स्टैनली कहता है स्पेशल ब्रांच का एक केस था तो उसी की तहकीकात के लिए आया हूँ। कॉन्फिडेंशियल है इसलिए बताया नहीं आपको। सर्किल इंस्पेक्टर रूम में है तो मैं रूम में जाता हूँ। नाथ कहता तुम्हारे पास उस स्केच की कॉपी नहीं है ना? लो ये रख लो। थोड़ी दूर जाके स्टैनली वो स्केच देखता है। देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसका ही स्केच था। यानी कि नाथ को पता चल चुका है कि असली सन की खूनी वही है। जब नाथ कंडक्टर के पास गया था स्केच बनवाने तो उसने जैसा होलिया बताया स्टैनली का ही स्केच बना। नाथ ने उस समय स्टैनली का खुलासा नहीं किया क्योंकि सबूत भी इकट्ठा करने थे उसके खिलाफ। नाथ गया था दिव्या के पास उसका स्केच दिखा के कंफर्म कराने कि वही था या नहीं। दिव्या ने आंखों ही आंखों में कंफर्म कर दिया कि वही था। उसने उसके अड्डे को भी ढूंढ निकाला और वहां मिली उसकी डायरी जिसमें स्केच बनाता था। उसमें उसने नाथ का भी स्केच बना रखा था, यानी कि अगला नंबर उसी का ही था। स्टैनली अब नाथ को मारने जा रहा होता है जहर देके। नाथ चौकन्ना बैठा हुआ था तो उसके वार से बच जाता है। कहता मुझे ऐसे ही बाज नहीं कहते। दोनों में भयंकर हाथापाई होती है। स्टैनली नाथ पर भारी पड़ रहा होता है। तभी होटल का ओनर स्टैनली के सर पर डंडा दे मारता है। नाथ फिर उसका सर जमीन से लड़ा लड़ा कर उसका भेजा खोल देता है। रूम में लड़की स्टैनली के आने के इंतजार में बैठी रह जाती है। नाथ ने वांटेड के पोस्टर लगा दिए थे स्टैनली के, तो किसी ने फोन करके जानकारी दे दी थी कि वो इसी होटल में है, तो इस तरह से वो यहाँ पहुंच पाया। नाथ ओनर की मदद से स्टैनली की लाश को उसकी ही गाड़ी की डिग्गी में रख देता है। नाथ गाड़ी ड्राइव करके ले जा रहा होता है। तभी हमें डिग्गी हल्की से खुलती हुई दिखती है और फिर तभी अचानक मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी मूवी जिसकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, रियल लाइफ में सच में ऐसा इंसान था जो ऐसे ही औरतों को फंसाकर उनको मार देता था। असल जिंदगी में मोहन कुमार विवेकानंद नाम का आदमी था जिसने 2003 से लेकर 2009 के बीच 20 औरतों को मारा था। वो ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता था जिनकी शादी न हो पाई हो दहेज न दे पाने के कारण। वो उनसे मेल जोल बढ़ाता और वादा करता बिना दहेज के शादी करने का। उन्हें फंसाने के बाद फिर उन्हें साइनाइड देकर मार डालता। इसलिए उसका नाम साइनाइड मोहन भी पड़ गया था। औरतों के पास जो ज्वेलरी होती थी वो भी चुरा लेता था। नॉर्मल जिंदगी में वो फिजिकल एजुकेशन का टीचर था। जो ऐसे सनकी खूनी होते हैं वो ऐसे ही हमारे बीच आम इंसान की तरह रहते हैं। हम कभी समझ ही नहीं सकते कि आम सा दिखने वाला इंसान सनकी पागल खूनी भी हो सकता है। क्या पता ऐसे ही कोई सनकी मानसिकता वाला मेरी वीडियो देख रहा हो। तो ये मूवी सनकी खूनी साइनाइड मोहन के केस से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। वैसे तो हमें नहीं पता है कि मोहन क्यों खून करता था, पर फिल्म में हमें बताने की कोशिश की गई है कि स्टैनली क्यों खून करता था। हमें स्टैनली के अड्डे पर कुछ फोटोज दिखाई गई थी। देख के लग रहा था कि स्टैनली जब जवान था तो तब शायद वो अपने पिता के साथ शिकार करने जाता था। उस टाइम कोई पाबंदी नहीं रही होगी तो खुल के शिकार करते रहे होंगे, लेकिन फिर नियम कानून आए तो पाबंदी लग गई शिकार करने पे। लेकिन स्टैनली को लग चुकी थी आदत मारने की, तड़प तड़प के मरता देखने की। हमें उसकी डायरी में छिपकली, मेंढक, कॉकरोच के भी स्केचेस देखने को मिले थे। तो मतलब शुरुआत उसने इन सबको मारने से की। इन्हीं सबको मारकर वो अपनी तलब मिटा लेता था थोड़ी बहुत। फिर तलब बढ़ी तो उसने मारा बड़े जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह वगैरह। फिर हमें उसके स्कूल ग्रुप की फोटो देखने मिली। फिर देखने मिला एक लड़की का स्केच जो कि स्कूल गर्ल ही लग रही थी। तो शायद स्टैनली को उससे प्यार रहा होगा। हो सकता है उसने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया या धोखा दिया, तो उसने उसको मार डाला। वो लड़की पहली इंसान बनी जिसका स्टैनली ने खून किया। स्टैनली
को मजा आ गया होगा। वो वैसे ही तड़पी होगी जैसे जानवर तड़पते रहे होंगे जब शिकार करता था। उसे मार दिया और फिर उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर वहां से उसने लड़कियों को मारना चालू कर दिया अपनी तलब मिटाने के लिए। तो सिंपल लॉजिक ये बताया गया कि जैसे लोगों को नशा करने की लत लग जाती है वैसे उसे लोगों को तड़प तड़प कर मरता देखने की लत लग चुकी थी। तो इसीलिए वो खून करने लगा। शिकार करना पसंद था ही उसे, तो पहले अपना शिकार चूज करता, फिर बातों से उसे अपने जाल में फंसाता और फिर उन्हें मार डालता। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अंत आते आते उसका लोगों को मारने का जो मोटिव था वो पूरी तरह चेंज हो गया। उसने खून करना शुरू किया था लोगों को तड़प के मरता देखने के लिए, लेकिन फिर बाद में उसने लोगों को मारना चैलेंज के रूप में ले लिया कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मैं औरतों को फिर भी मार रहा हूँ, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। स्टैनली का किरदार तो समझ आ गया, लेकिन नाथ का किरदार जैसा दिखाया गया वैसा निकला नहीं। उसको बताया गया कि लोग उसको बाज कहते हैं, बाज इसलिए क्योंकि उसकी नजरों से कोई नहीं बच पाया। कई बार ऐसे मौके आए थे कि उसको हो जाना चाहिए था स्टैनली पर शक, लेकिन जब तक स्केच नहीं बन गया तब तक उसे पता ही नहीं चला कि स्टैनली ही वो खूनी है। जब उसे पता चला कि कुछ पुलिस वालों ने एक मोबाइल रिचार्ज की दुकान पर छापा मारा था तो उसने उन सभी ऑफिसर्स की डिटेल निकलवाई, उसमें स्टैनली का भी नाम था। तो उससे जब मुलाकात हुई तो क्यों नहीं पूछा उससे कि बाकी फोन्स कहाँ हैं, या फिर बाज की नजर कमजोर पड़ गई उसकी कि वो देखे नहीं पाया कि उसमें स्टैनली का भी नाम है। फिर मणि के घर पे फोन मिला तो उसे पता चला कि स्टैनली ऊपर ही रहता है। फिर जब दिव्या से पता चला मणि खूनी नहीं है तो भी शक नहीं किया, मतलब जब पता है कि कोई पुलिस ऑफिसर ही खूनी है और ये भी पता चल गया है कि जिसको ढूंढ रहे थे वो नहीं है, तो फिर से उन सभी ऑफिसर्स की जांच करनी चाहिए थी ना। और जब उसमें स्टैनली का नाम है तो उस पर भी तो शक जाना ही चाहिए था। फिर उसी ने नाथ को बताया था कि मणि का गुंडों से लेना देना था। तो स्टैनली अगर वाकई में इतना तेज ऑफिसर है जितना बताया गया इंट्रो में, तो सभी डॉट्स कनेक्ट करके वो स्टैनली को काफी पहले ही पकड़ लेता। तो कुल मिलाकर वो खाली कहने का बास था वो कौवा। जब स्केच बन गया था उसका तो स्टैनली को नहीं बताया गया, साथ में हमें भी नहीं बताया गया सस्पेंस रखने के लिए। फिर अननेसेसरी सीन्स दिखाया गया नाथ और उसके जूनियर के बीच कि वो अभी भी स्केच वाले आदमी को ही ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ हमें अंधेरे में रखने के लिए किया गया। इस चीज की प्रॉब्लम यह है कि जब सस्पेंस खुलता है तो ऐसे सीन्स बेवकूफी भरे नजर आते हैं, क्योंकि वो सीन बस थे ही इसलिए ताकि हमसे सच छुपाया जा सके। फिर किरदार और ज्यादा डम नजर आते हैं कि जब तुमको पता है कि खूनी कौन है तो फालतू की एक्टिंग कर क्यों रहे हो। कई सारे सवाल भी आए मन में जिनके परफेक्ट जवाब नहीं है पर खुद से सोचे जा सकते हैं। जैसे कि नाथ के मन में ऐसा क्या आया कि उसने बिरजू की फाइल खोली दोबारा से। अब यहाँ यही मान सकते हैं कि उसके मन में यह आया होगा कि वही फोन था जो किसी भी विक्टिम से बिलोंग नहीं करता और फैमिली में कोई गायब भी नहीं हुआ है। तो उसने फिर छानबीन की और उसे विद्या के बारे में पता चला। लोगों के मन में सवाल यह आया कि जब स्टैनली को पता चला कि पुलिस दिव्या तक पहुंच गई है तो उसने मारा क्यों नहीं उसे, ब्लैकमेल क्यों किया सिर्फ। यहाँ यही मान सकते हैं कि अगर उसे मारता तो शायद शक उस पर भी जा सकता था, क्योंकि दिव्या जिंदा है उसके बारे में तो सिर्फ नाथ के साथी ऑफिसर्स को ही पता था, उसमें से एक स्टैनली भी था, तो फिर बात उस पर भी आ जाती, इसलिए उसे नहीं मारा। नाथ को स्टैनली के अड्डे के बारे में कैसे पता चला। यहाँ भी यही अटकलें लगा सकते हैं कि सच बाहर आने के बाद नाथ स्टैनली का पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुंच गया होगा। ऐसे ही कई गलतियां हैं, कई सवाल हैं जिनके बारे में सोचने बैठे तो मूवी अच्छी बनी होने के बाद भी खराब लग सकती है। फिर आखिर में ये दिखा दिया कि गाड़ी की डिग्गी खुल रही है। स्टैनली के सर से काफी खून बह गया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा होगा। डिग्गी सही से बंद नहीं हुई होगी इसीलिए ढक्कन हिल रहा होगा, लेकिन सस्पेंस छोड़ने के चक्कर में ऐसा दिखा दिया ताकि लोग सोचें कि शायद वो जिंदा है। समझ में तो ये भी नहीं आया कि सब औरतें वॉशरूम में क्यों जाती थी दवा खाने। दवा तो कहीं भी रह के खाई जा सकती है ना, दवा है, कोई पैड थोड़ी कि वॉशरूम ही जाना पड़े। हाँ, ये हो सकता है कि जब औरत वॉशरूम जाने की बात करे तभी स्टैनली दवा देता हो खाने को ताकि वो वहीं जाके मरे। इस फिल्म से यही सीख मिलती है कि अपने आप को बेसहारा या कमजोर ना समझे, नहीं तो अगला इसी बात का फायदा उठा सकता है। तर्क वितर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। कोई मीठी मीठी दो बातें बोले तो उसी में पिघलने के बजाय दिमाग लगा के उसके बारे में पहले जानने की कृपा करें, वरना कब कौन कैसा निकल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक्टिंग के बारे में कहूँ तो सबकी एक्टिंग अच्छी ही देखने मिली मुझे। और भी बहुत कुछ कहने को है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए यहीं पे विराम लेते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।